होता है। मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। हम क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है। और ये एलिगेशंस क्या है, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको। क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूंस दिया है इन्होंने, ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, भारत देश की राजनीति के भीतर विपक्ष आज से पहले इतना कमजोर कभी भी नहीं था। या फिर आप ये कहे कि भारत देश की राजनीति के भीतर कॉरपोरेट का पैसा और वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां जो कॉरपोरेट के हक में चली जाती है, वो इतनी मजबूत आज से पहले कभी भी नहीं था। या फिर एक बात और आप कह सकते हैं कि सच में पहली बार भारत देश के भीतर विपक्ष के राजनीतिक दलों के पास संसदीय चुनाव के भीतर जीत का कोई विजन अब बचा नहीं है और अपनी छोटी छोटी सियासी जमीन को बचाने की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई के दायरे में वर्तमान समय में पैसा सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है और शायद चुनाव से हट करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस दौर में कोई कुछ और सोचने की स्थिति में है ही नहीं। ये बड़ा घालमेल सी परिस्थिति भारत देश की राजनीति के भीतर हो सकता है कि आपको दिखाई देने लगा हो, लेकिन दो तीन बातों का जवाब आज आप भी थोड़ा सोच समझ करके दीजिएगा कि देश के कॉर्पोरेट का पैसा लगातार कैसे बढ़ता है और इस भारत देश के भीतर जो मुफ्त की रेबरियां चुनाव के समय में बांटी जाती है वो पैसा कहां से आता है। पहला सवाल के जवाब तो आप ये कहेंगे कि कॉर्पोरेट का नेटवर्थ भारत देश की आम जनता के द्वारा वसूली गई जो भी रकम होती है ना, चाहे वो जीएसटी के जरिए हो या फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट के जरिए हो, वो अलग अलग सेस लगा करके हो, या इस भारत देश के भीतर जो कोई भी बिल आप चुकता करते हैं, क्योंकि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ चुका है, तो फिर ऐसे में फायदा प्राइवेट सेक्टर को ही जाएगा ना। तो फिर जिसके ऊपर कॉर्पोरेट का हक इस समय में जम करके है। और वही एक और सवाल जो मुफ्त की रेबरियो चुनाव के समय जो बढ़ता है, जिसका जिक्र इस देश के तमाम विपक्षी जो इस देश के भीतर विपक्षी मुख्यमंत्री करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो मुफ्त की रेबरियो की नींव डाली और उसके बाद एक बड़ी इबादत हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्य के भीतर खड़ी कर दी। उनका भी क्या तर्क होता है आज के दौर में? उनका तर्क होता है चाहे आप ब्रिटेन जाइए, अमेरिका जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, चाहे जितना बड़ा विकसित के देशों में आप चले जाइए, लेकिन और फिर एक चीज और है कि इन तमाम सारे जगहों पर जब सरकार मुफ्त में इलाज, मुफ्त में शिक्षा देती है, तो फिर हम आखिर क्यों नहीं दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि उसके काउंटर में कोई ये सवाल कोई आगे पूछता ही नहीं है कि जिन विकसित राष्ट्र का नाम वो लगातार लेते हैं, वहां पर वह जो टैक्स पेयर है ना, उसी का पैसा लेकर के टैक्स पेयर के परिवारों को या फिर ये कहे कि टैक्स पेयर देने वालों जो टैक्स पे करते हैं उनको सुविधाएं दी जाती है, वहां पर एक्चुअल टैक्स पेयर का पैसा डाइवर्ट नहीं किया जाता है। और जितनी बड़ी संख्या में भारत देश की जनसंख्या और उसके भीतर जितना बड़ा टैक्स नहीं देने वाले लोग हैं, जितने संख्या में, उस दिशा में सरकार ने कोई काम किया ही नहीं कि उसको रोजगार दिया जाए, उनको ही टैक्स में के दायरे में उनको लाया जाए, उस टैक्स के पैसे से इस देश के भीतर मुफ्त में शिक्षा दिया जाए, मुफ्त में स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराया जाए। यानी इन दोनों बातों के बीच आज जब मौजूदा भारत देश की स्थिति में संसद चल नहीं रही है, पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, विपक्ष के भीतर एकजुट जो इंडिया गठबंधन जो एकजुट है वो धराशायी होने की स्थिति में आ गया है इंडिया गठबंधन। और इन तमाम बातों के बीच मौजूदा सरकार जिन तमाम नीतियों के ऊपर लगातार काम कर रही है, जिन विधेयकों को वो लाना चाह रही है, जिस दिशा में मौजूदा सरकार ने अपनी पहल कर दी है, उसमें तो पॉलिटिकल तौर पर कोई भी छोटे मोटे छत्रक आने वाले समय में बचेगा ही नहीं, क्योंकि हर छत्रक आज ये बात सोच रहा है कि उसकी अपनी ताकत बना ही रहे और वो कॉर्पोरेट के साथ गठजोड़ कर ले। तो फिर आप मान लीजिए कि उसके लिए एक मुनादी तो कहीं ना कहीं आज के दौर में हो गई है। जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन खुले तौर पर इस देश के भीतर आ जाएगा और संसद के भीतर उसको पास कराना सत्ता के लिए कोई मुश्किल काम होगा नहीं। फिर वो सोचना शुरू करे इस भारत देश के भीतर, जब वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में लोकसभा और विधानसभा
जब एक ही दायरे में आएगा तो कौन सा पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा, किस छत्रक के पास जाएगा? वो छत्रक क्या उस पैसे के आश्रय अपनी राजनीतिक जमीन, अपने संगठन को क्या उस दौर में बचा पाएगा, या वो पैसा भी उसके पास नहीं पहुंचेगा? तो पहली बात तो यह है कि सरकार की तैयारी बहुत साफ है कि इस भारत देश के भीतर छोटे मोटे छत्रकों को होना ही नहीं चाहिए। जो छत्रक ये बात मान करके चल रहे हैं इस दौर में इंडिया गठबंधन के भीतर, जो कहते हैं ना धमक चौकड़ी मचा हुआ है, उसके भीतर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच एक धारणा हो सकती है कि हो सकता है कि बंगाल के भीतर हमारी ताकत बनी रहे, उत्तर प्रदेश में हमारी ताकत बनी रहे, बिहार के भीतर में हमारी ताकत रहे, महाराष्ट्र की सियासत में हमारी ही चले, हरियाणा की राजनीति में हमारा बस चले। ये तमाम सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी सोच जरूर रहे होंगे, लेकिन इस सब बात से हट करके सियासी तौर पर थोड़ा एक दूसरी परिस्थिति की तरफ रुख करके जरा देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थम गई और विपक्ष की सीटों में इजाफा हो गया, उस समय को याद कीजिए और उस समय को याद करते हुए आज जरा आप सोच करके देखिए कि कितने बिल थे जो ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया नरेंद्र मोदी सरकार को। कौन कौन से बिल थे जो आ जाते तो इस भारत देश के भीतर में जो अल्टरनेटिव मीडिया जो है, जिसको गोदी मीडिया के समानांतर सूचना देने तक का ही काम करता हो, या फिर कहे ये कहे कि जो तमाम सारी जानकारी छुपा लेता हो उसी को ही परोसता है, क्योंकि मीडिया तक पर नकेल कसने का विधेयक तो तैयार था, उसको ठंडे बस्ते में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्यों डाल दिया? वो वक्फ बोर्ड का भी जिक्र हो सकता है, लिटरल एंट्री का मामला हो सकता है, लेकिन दोबारा इन परिस्थितियों के भीतर लौटिए, क्या सच में विपक्ष को यह बात पता है, या इस भारत देश को पता है? इस देश के लोगों ने जो वोट लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर जो डाले, वो जितनी बड़ी संख्या में गड़बड़ियां हुई या नहीं हुई, उसके लिए थोड़ा हट करके एक पल के लिए सोचिए कि 400 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास होती तो क्या कहर इस भारत देश के भीतर में इस दौर में कहर ढा रही होती। ये केवल आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक समानांतर राजनीति बातों से हट करके एक कॉर्पोरेट प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, इन तमाम सारे बातों से जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं जिसके भीतर हर कुछ निजी हाथों में थमा दिया गया। और क्या इस बात की जानकारी विपक्ष के नेता को नहीं है कि सरकार तो पूरी तैयारी में इस भारत देश के भीतर, चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे वो बोट हो, चाहे सीलिंग से जुड़ी हुई जो भी तमाम सारी परिस्थितियां बन रही हो, जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर देश का हो, इस देश के भीतर में तमाम सारी चीज कैसे एक पर एक करके निजी हाथों में दे दी जाए। अमेंडमेंट बिल कमोबेश हर दिशा में तैयार है, वो चाहे बैंकिंग बिल हो सकता है, वो रेलवे का बिल भी हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन होता है, वो इस भारत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये मतलब कुछ भी इस देश के भीतर में जो भी प्रोडक्ट है, जिस जीएसटी को लेकर के हल्ला शोर मचाया जाता है कि अब नया स्लैब आएगा, उसके ठीक समानांतर मौजूदा सरकार ने तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है जहां पर सब कुछ निजी कलेक्शन हो, निजी तौर पर पैसे सीधे कॉर्पोरेट की खातों में जमा हो जाए और मौजूदा सरकार केवल उसके ऊपर निगरानी रखे। और निगरानी का मतलब इस दौर में यह होता है कि आप हमारे ऊपर जब निगरानी कर रहे हैं तो फिर हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। यानी ये कहे कि लाइसेंस तो हम ही मुहैया कराएंगे, यानी ये कहे कि मौजूदा सरकार एक कमीशन के तौर पर अपनी सियासत को देश के भीतर चलाए और इस भारत देश में देश की जनता, आम जनता पर दबाव बढ़ते जाए अलग अलग विधायकों के जरिए। जो तकरीबन 6 विधेयक जो मौजूदा सरकार के पास पड़े हैं, उस 6 विधेयक का मतलब बहुत साफ होता है कि मौजूदा भारत देश के भीतर जो भी पीएसयू चल रहे हैं, जो भी मंत्रालय चल रहा है, उन तमाम मंत्रालयों के तहत जितने सारे प्रोजेक्ट जो बचा हुआ है, उस मंत्रालय के जितने कामकाज है, उस सब कुछ अब प्राइवेटाइज किया जाए, निजी हाथों में थमाया जाए। हमें पैसे की जरूरत है, हम पैसे की उगाही नहीं कर पाएंगे तो फिर कॉर्पोरेट के आश्रय उसकी उगाही अब की जा सकती है। यही सारी बात तो अडानीज को लेकर के की जा रही थी। आखिर गौतम अडानी के जरिए अमेरिकी अदालत ने क्या कुछ कहा था? उन्होंने साफ साफ बताया था कि दरअसल वहां से पैसा उठा करके भारत के एक सरकारी अधिकारी को घूस दे करके, समझ रहे हैं ना, अपने पावर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लाने की सोच अडानी ग्रुप के भीतर चल रही थी। यानी लेकिन उनसे हट करके अगर वर्तमान समय में कमोबेश ये कहे कि हर राज्य के भीतर जो भी प्राइवेट सेक्टर मौजूद है ना, वो हो सकता है कि आपको बिजली मीटर के नाम पे मौजूदगी हो सकता है रिटेल सेक्टर के नाम पे मौजूदगी हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, हो सकता है कम्युनिकेशन के मामले में मौजूदगी हो। इस समय में स्टारलिंक करके आएगा तो वो भी एलन मस्क के जरिए आएगा। वर्तमान समय में तो जियो का चल रहा है, यानी रिलायंस का चल रहा है। इन तमाम सारे बातों के बीच जो कॉर्पोरेट के दायरे में तमाम सारी चीजें जो जाएगी, उस तमाम
चीजों के तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी उपकरण जो है ना, धीरे धीरे दिवालिया घोषित कर देंगे, या छोटे छोटे खिलाड़ी खुद को उससे साफ कर लेंगे, यानी उससे हटा लेंगे, क्योंकि चंद खिलाड़ी रहे, उसके जरिए ही देश को चलाया जाए इकोनॉमिक तरीके से, और इकोनॉमिक के बोझ सीधे सीधे तौर पर देश की आम जनता पर पड़े, और विपक्ष इस सियासत को साधने में जुट जाए कि विपक्ष के भीतर जो इंडिया गठबंधन बना है उसके लीडर कौन होंगे, उसके नेता कौन होंगे, उसके नेता फलाना हो या चिलाना हो या ढकाना हो। यानी ये चुनावी जीत नहीं मिली तो आप गड़बड़ है, चुनावी हार मिल गई तो फिर चुनावी हार और चुनावी जीत, कॉर्पोरेट की पूंजी, इस तमाम सारी बातें जो इस देश के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़ती हुई मौजूदा सरकार के तमाम सारे बिल, तमाम विधेयक, अगर इन तमाम परिस्थितियों के भीतर अगर फंस के रह जाइएगा तो आप हर किसी के सामने में एक बात उभर करके निकल के सामने आएगा कि सच में इस देश के भीतर लोग समझ नहीं पाया, विपक्ष के राजनीतिक दल जो इतने भी हो जान ही नहीं पाए, और संसद के शोर शराबे के भीतर इस बात दवा का दवा रह गया कि दरअसल इस भारत देश के भीतर देश की आम जनता के ऊपर ही बोझ लाद करके ये सरकार कॉर्पोरेट और प्राइवेटाइजेशन की हथेली को भर देता है, और इस देश के भीतर टैक्स पेयर से पैसा लेकर के, और कहते हैं ना कॉर्पोरेट फंडिंग के दौर पे जो रबड़ियों के भाव चुनाव के बीच इस देश के गरीबों के बीच जो बांटा जाता है, वो गरीबों की संख्या कैसे बढ़ा रहा है, यानी धीरे धीरे हम गरीब कैसे होते जा रहे हैं, पीछे कैसे जा रहे हैं, इस बात की जिम्मेदारी क्या विपक्ष के राजनीतिक दल नहीं लेंगे? ये तमाम सारे सवाल आज के दौर में क्यों बड़ा हो गया? संसद के भीतर होते हुए शोर की तस्वीर ये साफ साफ बयां करती है कि सबके निगाह में, सबकी नजर में, या कांग्रेस के नजर में अडानी है, अडानी साहब। लेकिन देख लीजिए एक पल के लिए आप, ये तस्वीर संसद भवन के बाहर है। करीब 10:30 11 बजे के आसपास तक कांग्रेस हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट गौतम अडानी की तस्वीर साथ लेके चलती है, दिखाती है, बताती है कि दोनों एक सूत्रे के साथ एक दूसरे के लिए आखिर कैसे हैं। लेकिन इसके आगे का एक सवाल होता है कि इस भारत देश के भीतर एक सवाल धीरे धीरे बड़ा हो गया है कि विपक्ष के राजनीतिक दल और विपक्ष के भीतर का जो घमा चौकड़ी है ना, वो अब साफ साफ ये बात बताने लगी है कि दरअसल कॉर्पोरेट अपने हक के लिए भी सियासत को साधना, राजनीति को साधना इस वक्त में जानता है। शायद यही वो कारण है कि जो छत्रक जिन तमाम राज्यों के भीतर सत्ता चला रहे हैं उनको भी तो बिजनेस चाहिए ही ना, और उस बिजनेस के लिए जो पैसा जिस कॉर्पोरेट के पास होगा, और उस कॉर्पोरेट के ऊपर अगर हरी झंडी सेंटर केंद्र सरकार दिखा रहा होगा, तो ऐसे में कितने कॉर्पोरेट हैं इस भारत देश के भीतर में जो कि राज्यों की सत्ता के साथ, जो कि गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो, उनके साथ जाकर खड़े हो जाए और केंद्र इस पे कुछ ना कहे। यानी ये कहे कि प्रत्येक राज्य को जितनी पूंजीपति, जिस बिजनेसमैन, जिस कॉर्पोरेट जितने पैसा चाहिए, उसके तार कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता, यानी ये कहे कि नरेंद्र मोदी सत्ता के साथ जुड़े ही होंगे, तभी जाकर के उनके हक में तमाम सारी चीजें जाएंगे। आप कहेंगे फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो हम आपको एक बात बता दें आपको कि ईडी जो छापा मारा है इस देश के भीतर जो राजनीतिक दलों के ऊपर, उन राजनेता और गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर जितने बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट और तमाम सारे लोग थे जो अलग अलग राज्यों, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, एक समय में राजस्थान भी हो सकता है, मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, एक समय में छत्तीसगढ़ का भी नाम आप ले सकते हैं। यानी ये कहे कि गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर 1923 बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट हाउसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके ऊपर ईडी ने छापे मारे। 1900 कुछ कम संख्या ने 1100 के आसपास है। सीधे सीधे कहे तो जिस राज्य की राजनीति के भीतर सत्ता चलाई जा रही है उसके अनुकूल थे, तो फिर उस पाइपलाइन को कैंची से काटने के लिए क्या हुआ, केंद्रीय एजेंसी सक्रिय हो गया। ऐसे तो नहीं हुआ, वो राजनीतिक तरीके से हुआ। तो अब इन तमाम राज्यों की राजनीति चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, तो क्या संसद के परिसर के भीतर गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर के विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी घूम रहा, कांग्रेस घूम रही है, दूसरी तरफ वही पूंजी अब राज्यों को प्रभावित करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। क्या उसका असर इस तरीके से निकल करके सामने आ रहा है? ये भी अब हो सकता है कि इस बात से कोई इनकार कैसे कर सकता है, और इन तमाम राज्यों के भीतर प्रोजेक्ट्स अडानी के ही मौजूद हैं। इससे बड़ा सवाल वर्तमान समय में एक और होता है, वो बड़ा सवाल, अब
इतनी ज्यादा परिस्थिति नाजुक इस भारत देश की होती जा रही है। जब हम ये बात आपसे कर रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 का, उस समय में और उस दौर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जिन तमाम मुद्दों को इंडिया गठबंधन उठाया करता था, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उसका अगुवाई करते थे, वो तमाम मुद्दों पे मौजूदा सरकार डिफेंस मोड में आती थी, वो एग्रेसिव ही नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा क्या कुछ हो गया कि मौजूदा सरकार का हर मंत्री, हर मंत्रालय बताने लगा गरीबी चलेगी। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात का जिक्र किया, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। हाँ, अब उसके भीतर का पहला सच जान लीजिए, देश के किसानों के भीतर से। देश के पंजाब में जो किसान है 2018 में जो 11,88,000 के आसपास जो किसान थे, छोटे और सीमांत किसान थे, जिनका संख्या बढ़कर के 17 लाख हुआ, जो किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने लगे। हरियाणा के भीतर 9,66,000 थी, जो बढ़कर के 18,62,000 हो गई। इसका आंकड़ा इसलिए मौजूद है क्योंकि बेनिफिशियरी जो थे, जो मौजूदा सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के जो छोटे और किसान सीमांत किसान जो थे, उसकी संख्या एकाधिक कैसे बढ़ गई। राजेंद्र, उत्तर प्रदेश में 1,11,93,000 किसान हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जो 2-2 हजार रुपया ले रहे हैं, वो बढ़ करके 2,45,56,000 हो गए। राजस्थान के भीतर 64,000 से बढ़ करके 72,000 किसान हो गए। मध्य प्रदेश में तो कमाल का बढ़ोतरी हुआ, 40-45,000 किसान से बढ़ करके 85,000 90,000 तक किसान पहुंच गए। यानी बिहार के भीतर ये स्थिति और आगे बढ़ती है, और बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते आज के दौर में अगर देखेंगे तो बिहार के भीतर सम्मान निधि योजना लेने वाले 93,54,000 किसान इस सम्मान निधि योजना के दायरे में आ गए, जो पहले केवल 50-55 लाख होते थे। सवाल है इन तमाम बातों के बीच कांग्रेस शासित राज्य जो है उसको देखे, जैसे तेलंगाना 20 लाख से बढ़कर के 35 लाख किसान हो गए, कर्नाटक में 19 लाख से बढ़कर के 51 लाख हो गए, हिमाचल प्रदेश के भीतर 4.5 लाख से बढ़कर के 9.5-10 लाख के आसपास हो गए। हर राज्य में किसान बढ़ते चले गए। जिस महाराष्ट्र के भीतर अभी जबरदस्त बम्फर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, वहां पर तो परिस्थिति कहीं ज्यादा नाजुक हो गई है। देश किसानों की, महाराष्ट्र के किसान की संख्या जो है बढ़कर करीब 1,04,00,000 हो जाती है, जो कि इससे पहले मात्र 60-62 लाख ही हुआ करती थी। ये परिस्थिति साफ बयां कर रही है कि स्थितियां नाजुक हुई है, सरकार के ऊपर हर कोई निर्भर हो रहा है। लेकिन हम पहले तो बताइए, जो इस दौर में जो अलग अलग बिल जो तैयार हो रहे हैं ना, उस बिल के जरिए यानी उस विधेयक के जरिए संसद भवन के भीतर तमाम इंपोर्ट्स और सी को लेकर के जो कोस्टल शिपिंग बिल है ना, जो 2 दिसंबर को जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके समानांतर जो सी बिल कैरेज ऑफ जो गुड्स है, ये कहीं राहत देता है हर पोर्ट्स वाले को। इस देश के भीतर सबसे बड़ा पोर्ट किंग गौतम अडानी के पास। ऑयल फील्ड के भीतर रेगुलेशन और उसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर अमेंडमेंट बिल लाए जाने वाला है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के अनुकूल है। इसी समय में जो रेलवे रिफॉर्म है देश के भीतर, जो बैंक रिफॉर्म है, खुलेआम खुले तौर पर प्राइवेट सेक्टर की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। जो यहां तक आप कह सकते हैं, जो इस देश के भीतर पेपर लीक का जो मामला चलता है और नीट तक के लेकर के जो इस देश के भीतर इस साल जो आवाज उठा, उसमें भी पब्लिक एग्जामिनेशन को लेकर के एक बिल लाने की तैयारी है। उसके भीतर सरकार पुराने दाग जितने भी है ना, सरकार उसको धोना चाह रहा है कि नए तरीके से, जैसे नेशनल टैलेंट चल रहा था ना, कुछ इसी अंदाज में कुछ नए सोच के साथ तमाम सारी चीजों को लाया जाए और कह दे कि हाँ देख लीजिए सब देश के भीतर ठीक हो गया। यानी सरकार अपनी तैयारी वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के हर फील्ड के भीतर जो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का जो हिस्सा है और जो पैसे की उगाही कैसे इस देश के भीतर किस मंत्रालय की, पीएसयू के जरिए, किस राज्य में, किस ग्रुप के जरिए हो सकती है, उसमें बैंकिंग रिफॉर्म का भी बिल लेकर के मौजूदा सरकार आने वाली है। यहाँ पर बैंकिंग रिफॉर्म की जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा जानकारी आपको और साझा कर देना चाहिए। इस मौजूदा भारत देश के भीतर में जितने भी डिफॉल्टर्स होंगे, जो बैंकों से कर्ज लेते हैं, उसका एक डाटा सरकार ने हाल ही में जारी किया था। जो टॉप 100 डिफॉल्टर है, उसमें 82 मामले, 82 कंपनियों के मामले एनसीएलटी के भीतर चले गए, बाकी आईबीसी के पास चले गए। और उसके भीतर सामने नजर ये आता है कि दरअसल 76% पैसा बैंकों का जो है वो डूब जाता है। यानी ये कहे कि करीब 8,44,000 करोड़
रुपया होता है जो कर्ज लेते हैं 100, उसमें से 4,02,000 करोड़ रुपए एनपीए में तब्दील हो जाता है। इस भारत देश के भीतर में जिन तमाम सेक्टरों के लोग दिवालिया घोषित हुए आज के दौर में, उन तमाम सारे सेक्टर का योगदान है। और जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल लेकर के आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के देश के भीतर जो बजट तैयार किया, जो 100 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, जिसके भीतर भारत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो लाइन उसने ड्रॉ किया, वहां पर एक सवाल कोई भी कर सकता है कि कैसे इस भारत देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई 32 कंपनियां जुड़ गई, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई 20 कंपनियां जुड़ गई, टेलीकॉम से जुड़ा हुआ 5 कंपनियां जुड़ी, एनर्जी से जुड़ा हुआ कंपनी करीब 34 कंपनियां डूब चुकी है। ये देश के भीतर एक ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि ये बैंक, आरबीआई, एनसीएलटी, आईबीसी, गवर्नमेंट की तमाम सारी पॉलिसियां, नीतियां जो कॉर्पोरेट और प्राइवेटाइजेशन के दिशा में जो लेकर के जाएगी, उसके ऊपर देश की आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा और देश के कॉर्पोरेट का खजाना भर जाएगा। साहब, यही सवाल संसद के भीतर आज विरोध करते करते कांग्रेस के नेत्री प्रियंका गांधी, जो पहली बार संसद के भीतर पहुंची है, उनके मुंह पे ये बात आ गया। देखिए क्या कहते हैं। होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है सबकी, आप जाइए यूपी में, किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है और ये एलिगेशंस क्या है, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इंडिया गठबंधन के भीतर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अचानक नेता बनने की क्या होड़ लग गई। यानी ये भारत देश का मामला होता है, डबल इंजन की सरकार का नारा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगैर किसी बिजनेसमैन कॉर्पोरेट का ना हिल पाना, केंद्र स्तर पर इस भारत देश के भीतर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा को और आगे मजबूत करने के लिए तमाम सारे विधेयकों की लाने की तैयारी करना, इन तमाम सारी परिस्थितियों के दायरे में सब कुछ इस दौर में पूंजीपति के आश्रय कैसे चले, उस बात की लड़ाई पश्चिम बंगाल के भीतर से लड़ी जा सकती है। और वहां से आगे निकलने की स्थिति में क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है? ये सवाल क्या है, समझ रहे हैं? दोहरा सवाल है। दूसरा मतलब इस भारत देश के भीतर छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो छत्रक है इस देश में, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों की सोच पहली बार अलग अलग अब हो गई है और इसके भीतर देश की आम जनता मायने नहीं रखती है। उसके ऊपर पड़ने वाला बोझ कोई इस दौर में मायने नहीं रखता, कोई राजनीतिक दल को, क्योंकि फायदा दर फायदा सरकार को, कॉर्पोरेट को हो रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा नहीं, क्योंकि जो आधे दर्जन बिल लाया जा रहा है ना, जो विधेयक लाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसका सीधा असर इस देश में निजीकरण के आश्रय में कहीं ज्यादा बढ़ने वाला। यानी देश की आम जनता के ऊपर लगातार बोझ डालते जाइए। और यह भी सच है कि इस भारत देश के मीडिया इस दौर में कुछ भी आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया का सच भी अगर आपको मालूम है और नहीं तो जानना चाहते हैं, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आता है पीडब्ल्यूसी की, उसने कहा है कि दुनिया भर के भीतर मीडिया जो है ना वो निगेटिव के अंदर जा रहा है। टेलीविजन -1.6 यानी 1.16% का मतलब नेशनल मीडिया भी, डिजिटल मीडिया, मतलब तमाम सारे मीडिया। लेकिन इंडिया के भीतर फायदा है, बाकी जगह मीडिया जो माइनस में जा रहा है। और इंडिया में फायदा कैसे है? राजनीतिक नेक्सस के साथ, पॉलिटिकल नेक्सस मीडिया के साथ जो है, और मीडिया राजनीतिक दलों से सुर में जो मिला रहा है देश की मीडिया ना भारत का, उन्हें वहीं से तो पैसा बन रहा है, जिससे वो फायदा में जा रहा है। और उन्हीं मुद्दे को दिखाया जाता है जिससे सत्ता को लाभ मिलता है, कॉर्पोरेट को लाभ मिलता है। भारत में टेलीविजन 4.2% के ग्रोथ रेट पे है। इन तमाम बातों के बीच डिजिटल सबसे ज्यादा 15.6% के ग्रोथ रेट पे। जरा सोच के देखिए कि आज के दौर में, यानी ये कहे कि 2023 तक जो आंकड़ा डाटा जो होता है वो साफ तौर पे ये कहता है करीब करीब 2,45,000 करोड़ की ये मीडिया इंडस्ट्री है, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट की होता है, जो 2,28,000 तक ये बढ़ करके करीब 3,65,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी यहां पर पैसा लगातार बढ़ रहा है। टेलीविजन 38,000 करोड़ का, प्रिंट मीडिया 23,000 करोड़ का, डिजिटल बढ़ते बढ़ते उसको तो 85,000 करोड़ तक पहुंचना है, जो कि अभी 40, 41, 42,000 करोड़ के बीच में है। वो डबल हो जाएगा।
यानी ये कहे कि सूचना देने की जो तरीका है और सरकार को जो उनसे कामकाज लेना है, और इस दौर में देश की मीडिया जो पूरे तरीके से कॉरपोरेट के चंगुल में चले जाना, क्योंकि मालिकान कॉरपोरेट वाले हैं और कॉरपोरेट के अनुकूल देश का सरकार है, और सरकार नया विधेयक लाया है, बिल ला रहा है प्राइवेटाइजेशन को उड़ान देने के लिए, क्योंकि अलग अलग मंत्रालयों का जो टारगेट होता है ना, वो अगले साल पूरा होने वाला है। करीब करीब 6 लाख करोड़ का जो टारगेट लिया गया था प्राइवेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन को लेकर के, वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर 2025 यानी अगले साल से, और इस सत्र के भीतर भी कुछ विधेयक रखने की तैयारी है और कुछ बजट सत्र में रख दिया जाएगा। ये मान करके ऐसा चला जा रहा है, लेकिन कमोबेश ये कहे कि हर फील्ड के भीतर देश की आम जनता के ऊपर ही दबाव बढ़ने वाला है। देश के भीतर सवाल तो जीएसटी का लड़ाई लड़ने का था, लेकिन यहाँ पे हर चीज का दबाव देश की आम जनता पर पड़ने वाला, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसी नीति तो है ही नहीं जो इस देश के भीतर हर व्यक्ति को काम मिल जाए, हर व्यक्ति टैक्स फेयर हो जाए। ऐसा तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सरकार एक ऐसे वेलफेयर स्टेट की कल्पना कर रही है, ऐसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना करती है जिसमें कॉर्पोरेट के पास बहुत सारा पैसा हो। अब बहुत सारा पैसा में से राजनीतिक जीत के लिए एक राजनीतिक पैसा हो, और उस राजनीतिक पैसे के आश्रय इस भारत देश के भीतर में जो इकोनॉमी पॉलिसी जो बनाया जाए, उसके भीतर 80, 81, 85 करोड़ लोगों की जो संख्या अभी देश के भीतर है। अब तक जनगणना हुई नहीं, तो 2011 के ही आम जनगणना की स्थिति को आगे लेते जा रहे हैं। तो 2024, 25, 26 के भीतर ये आप मान करके चलिए कि जब जनगणना सामने आएगी ना, तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मुफ्त में अनाज पाने के ऊपर रहेंगे। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर जब देश वर्तमान समय में खड़ा है, तो ऐसे में 2-3 बातें आखिरी में सबसे बड़ा होता है कि क्या पहली बार देश के भीतर विपक्ष के राजनेता, हर पॉलिटिकल पार्टी आखिरी सांसें ले रहा है। वो इस दौर में समझ ही नहीं पा रहा है कि एकजुटता का मतलब क्या होता है, और लड़ाई केवल इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसकी अपनी राजनीतिक जमीन इस दौर में बची रह जाए। तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद तो उसकी जमीन एक झटके में खत्म हो जाएगी। ये बात तो उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश में चुनाव जीतने के लिए अगर ईवीएम का जिक्र होता है तो फिर तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर पैसे का जिक्र होता है तो फिर करप्शन के भीतर कौन माहिर होगा, ये कहने की जरूरत आज के दौर में होनी ही नहीं चाहिए। और यहीं पर एक और सवाल, इस समय में मौजूदा सरकार जब पूरी तरीके से उस टारगेट के ऊपर ध्यान दे रही है जहां पर उसने अपने तमाम सारे विधेयकों को, तमाम सारे बिल के आश्रय कमोबेश हर उस फील्ड के भीतर जहां पे पब्लिक सेक्टर होता था वहां पे प्राइवेट सेक्टर को लाने की वो मौजूदा सरकार तैयारी कर चुकी है। तो फिर ऐसे में वो संसद चले या फिर ना चले, कैबिनेट के जरिए पास हो जाएगा, इस भारत देश के भीतर लागू भी हो जाएगा, शोर शराबा हो हंगामा होते रहेगा। तो फिर देश की आम जनता को लेकर के कोई जिम्मेदारी इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बचेगी या फिर नहीं बचेगी, इस सवाल का जवाब भारत देश के संसदीय राजनीति के भीतर कौन दे सकता है साहब? विपक्ष देना चाहिए, सत्ता बिल्कुल नहीं देगी। सत्ता जिन तमाम बातों की दिशा में आपको उड़ान भराएगी वो सारी दिशाएं आपके सामने हैं, और ऐसे में आप 2-3 दिनों के बाद तो आपको पता है, देख लीजिएगा 2-3 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है। वर्शिप बिल जो है ना, उसको लेकर के जो सुनवाई होने वाली है, जो इस भारत देश की धार्मिक स्थल है, वो 12 दिसंबर को उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। और क्या इसका रोड में पैसा नहीं होगा, जहां पर खुद कह दे, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हम धर्म स्थलों को लेकर के कुछ भी नहीं कहेंगे, जो तय करना है संसद ही तय करेगा, पार्लियामेंट, और फिर पार्लियामेंट के जरिए क्या कुछ रूप निकल करके सामने आएगा। और इस देश के भीतर सियासत, राजनीति, तमाम सारी चीज कैसे धार्मिक स्थलों को लेकर के या सांप्रदायिकता के आश्रय या फिर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किस किस रास्ते पे जाएगी, ये कहने की जरूरत आज के दौर में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर विपक्ष को ये बात कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अगर वो खुद को विपक्ष मानता है तो फिर अन्यथा वो अभी कहीं कोई डील तो नहीं कर चुका है।